ये जो स्मोक है ये लंग कैंसर का सबब बन रही है। पंजाब में टोटल 11,000 टाली रह गई। कम से कम हर घर, चाहे वो 5 मरले का, 2 दरख्त लगाए। हमने दरख्त काट के, जंगलात को काट के कंक्रीट के जंगल काट के, इस खतरनाक माहौल में, जबकि हम सब लोग रिस्क पे हैं, हम लोग इतना हैवी पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं। ना आपके वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद हैं, ना आपके चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। ये जजेस के करने वाले काम नहीं है। क्यों कोर्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है? क्योंकि हुकूमत अपना काम नहीं करता। सबसे ज्यादा इस वक्त पोल्यूशन का जो कॉज है वो बेसिकली कार्बन एमिशन है, जो ये व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ। जैसे शायद क्रीम में कहा इतवार था और मैंने देखा कि आलूदगी जो है वो दोपहर के टाइम बहुत कम हो गई थी। सिर्फ एक दिन कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से इतना फर्क पड़ गया। तो स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे माँ बाप पे प्रेशर डालते हैं और माँ बाप स्कूल भेजने की बजाय शाम को उन्हीं बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं और सैर के लिए निकल जाते हैं। शायद करीम साहब को नजर आ रहा है, गवर्नमेंट नुमाइंदों को ये चीजें नजर नहीं आ रही। आलूदगी में जो सबसे बड़ी वजह है वो हाउसिंग स्कीमें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। बढ़ती स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों का जीना मुश्किल हो गया और इस आलूदा हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जदीद रिसर्च के मुताबिक ये स्मोक सांस, कान, नाक की बीमारियों के अलावा लंग्स के कैंसर का भी बायस बनने लगी है। इस हवाले से अब भी अदालतों ने ही कदम बढ़ाया और जस्टिस शाहिद करीम ने आज स्मोक के हवाले से अहम फैसले जारी किए। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते असबाब और इस हवाले से जो तदारक करना है, इस केस पर समाअत करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने अहम फैसले किए। इस तमाम प्रोसीडिंग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम आप सब जानते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर मुख्तलिफ पिटिशंस में आप उनको देखेंगे और ये शख्सियत वासा के लीगल एडवाइज़र भी हैं। मेरी मुराद मियाँ इरफान अकरम एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया बुलाने का और एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपने बुलाया है। मैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़ का भी शुक्रमंद हूँ और आपका भी मशकूर हूँ नुमान साहब कि आपने आज के दिन में जो सबसे हॉट टॉपिक है उसको चूज़ किया है। सर आपने देखा आज किस तरह से मतलब ये प्रोसीडिंग सारी जो कोर्ट में स्मोक केस के हवाले से हुई। जस्टिस शाहिद करीम अदालत में आते हैं और आकर केस की समाअत शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं और जो हुकूमत है उसने कोई एक्शन नहीं लिया और जो कार्रवाइयाँ कागज़ों की हद तक थीं उनसे वो मुतमिन नज़र ना आए और उन्होंने इज़हार नाराज़गी भी किया। और आपने सारा देखा। पहले तो मुझे वो प्रोसीडिंग बता दें, नाजरीन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको पता चले। लेकिन नुमान साहब बात पता क्या है, ये कोई आज की प्रोसीडिंग नहीं है। ये जो एक केस जिसका टाइटल हारून फ़ारूक है, ये गुज़िश्ता 7 साल से शाहिद करीम साहब इसको लेके चल रहे हैं। ये उनकी जो इज़हार बरहमगी या नाराज़गी थी वो बिल्कुल जायज़ थी। उसकी वजह ये है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो फ्राइडे को थी उसमें जज साहब ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि स्मोक जो है इस वक्त बहुत शदीद सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। इसमें उन्होंने कहा था कि कमीशन के साथ जितनी भी इंतजामिया है, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी, इंक्लूडिंग मिनिस्टर, सब बैठ के एक मीटिंग करें और इसके को सदबाब कर निकालें। हुआ ये कि कमीशन के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद इंतजामिया ने आपस में मीटिंग की और वही ब्यूरोक्रेसी की एक जो भेड़ चाल चल रही है कि उन्होंने एक कागजी कार्रवाई के लिए कागज खेला और जज साहब ने आज एक एक पॉइंट को सामने रख के उसने कहा आप बताएं आपने इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया जी। उसमें जो पहला इशू था वो ये था कि जो धुआं देती हुई गाड़ियां हैं आप उनको बंद करें। अब जब प्रैक्टिकली देखा गया तो उन्होंने कहा जी हमने 61 गाड़ियां बंद की। अब बंद क्या की, उनको जुर्माना कर दिया। भाई ये तरीका कार जुर्माना भी कितना किया? 1500-2000 जुर्माना कर दिया। ये तरीका कार नहीं है ना आज कि 1 लाख तक जुर्माना करें। मैं देखता हूँ कैसे आती है गाड़ी। देखिए आप इतना हैवी जुर्माना करें कि आइंदा कोई भी उसकी वायलेशन करते हुए सोचे। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हर चैनल पे कहता हूँ कि ये जजेस के करने वाले काम नहीं है।
क्यों कोर्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है? क्योंकि हुकूमत अपना काम नहीं करता। अगर हुकूमत अपने तमाम फ़राइज़ तरीके से अंजाम दे, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे के काम में ज़्यादा मुदाखल कर रहा है। ऐसे ही हम तैयार ही नहीं है बहसीयत हुकूमत, बहसीयत अवाम, बहसीयत कौम, सर इन तमाम चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए जो हमारे अपने लिए ज़रूरी हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपके तौर से जी जी, कि भाई हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या देके जा रहे हैं? हम क्या ये आलूदा माहौल देके जाएंगे? हम इस आलूदा माहौल से पैदा होने वाली बीमारियां देके जाएंगे? हम अपने बच्चों को अब हम खुद, आज की रिसर्च है कि ये जो स्मोक है ये लंग्स कैंसर का सबब है। ओह माय गॉड, ये बड़ी बड़ी ही और परेशान कुन दूसरी रिपोर्ट जो आज आई है कि हर लाहौर में रहने वाले शहरी की उम्र 4.3 साल इस साल में 4.3 साल, ये बड़ी बात कर रहे हैं आप जी। रिपोर्टेड है, मैं कोई ज़बानी बात नहीं कर रहा, ये रिपोर्टेड है कि हर लाहौरी शहरी की उम्र 4.3 साल। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, ये एक जदीद रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हर शहरी की जो उम्र है वो 4.3 साल कम हो रही है। किस वजह से? इस आलूदगी की वजह से और इस स्मोक की वजह से। सर कंटिन्यू कीजिएगा। अब पहले तो हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करते थे कि यार आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, लेकिन अब जो सूरत हाल है हमें अपना भी ख्याल रखने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस हद तक ये कई सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं, कई सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों से बचे। आप देखें स्टेपन बर्निंग पे इतने स्ट्रिक्ट एक्शन हुए, हमने जुर्माने किए, लोग नहीं बाज हुए, हमने FIRs कटवाई, लोग नहीं बाज आए। अल्टीमेटली बताएं इसके अलावा हमारे पास क्या हल है? ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप नहीं लेगी। क्या आज ये सूरत हाल नहीं थी कि यही गवर्नमेंट इमरजेंसी का नफाज करती जी, वो तमाम अपने DCOs को, ACs को, तहसीलदारों को और पटवारियों को कहती कि इस दफ्तर में बैठने की बजाय सड़कों पे निकलो। जब वो सड़कों पे आएंगे, जहां माहौलाती आलूदगी का कोई चीज़ सबब बन रही, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्टबन बर्निंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इशू हो, तो उसको इमीडिएटली प्रैक्टिकली वो रोकेंगे तो कुछ इसका सरेबाब। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा ना, उनका डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इवन दैट CCP और DIG वो भी कहीं पे जा रहे हैं तो वो फौरी सड़क पे रुकें और वो देखें जहाँ पे भी आलूदगी का कोई बायस बनने वाली चीज़ है, या कोई कारखाना है, कोई पंप पेट्रोल है, या कोई कुछ भी ऐसा है जो आलूदगी का बायस बन रहा है या जो स्मोक क्रिएट करने का बायस बनता है, उसको फौरी रोकें, उसको बंद करें। देखें नुमान, मिसाल तो देते हैं हज़रत उमर फारूक की, वो अपने दफ्तरों में बैठ के काम नहीं किया करते थे, वो रात के वक्त शहर में गश्त किया करते थे, देखते थे कि मेरी राया किस प्रॉब्लम में है जी। क्या ये गवर्नमेंट नुमाइंदों की, ये मिनिस्टर्स की, इवन के वज़ीर आला की जिम्मेदारी नहीं है? वो यहाँ बैठ के खुद सुपरवाइज जब तक नहीं करेंगे ये मामला रिजॉल्व नहीं होंगे। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी जी। आज तो चीफ सेक्रेटरी के मुतालिक रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा आप देखें हैरत की बात यह है कि इस खतरनाक माहौल में, जबकि हम सब लोग रिस्क पे हैं, हम लोग इतना हैवी जो पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं, ना आपके वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद हैं, ना आपके चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जितने भी मेन ओहदे में बंदे लोग बैठे हुए हैं वो सब इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में जाके तो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये सुबह चल किसके सर पर रहा है इस वक्त, जब चीफ सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है सुबह का जी। तो भी कैसे चल रहा है? देखिए ये बातें छोटी छोटी हैं, मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, लेकिन फिर वही बात है कि अदालतों को मजबूरन इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इसकी ऑनरशिप जब तक नहीं लेगी, अदालतों ने सिर्फ हुक्म देना होता है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी होती। शाहिद करीम साहब बड़ी देर से लगे हुए हैं, मैं उनको कहता हूँ कि वो मर्द मुजाहिद है, वो बड़ी देर से ऑर्डर्स भी कर रहे हैं। आपने आज कोर्ट में उनके मुंह से सुन लिया होगा कि गुज़िश्ता 3 दिन से वो रोज़ रात को खुद निकलते हैं, खुद जाके माहौलियाती आलूदगी का जायजा लेते हैं और फिर अगले दिन आके कोर्ट में कहते हैं कि मैंने फलां जगह पे ये चीज़ देखी, मैंने फलां जगह पे ये देखी, फलां जगह में। अब शाहिद करीम साहब को नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट नुमाइंदों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं है। आज देखिए उन्होंने कोर्ट किया, जैसे शाहिद करीम ने कहा कि कल इतवार था और मैंने देखा कि आलूदगी जो है वो दोपहर के टाइम बहुत कम हो गई थी। तो उसकी एक ही वजह थी कि ऑर्डर हुआ था
कोर्ट की तरफ से, उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि संडे को जो कारोबारी मराकज़ हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। सिर्फ एक दिन कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से इतना फ़र्क पड़ गया। अब दूसरा इशू कि स्कूल्स बंद है आजकल, लेकिन उसका नुकसान क्या है कि वो स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे माँ बाप पे प्रेशर डालते हैं और माँ बाप स्कूल भेजने की बजाय शाम को उन्हीं बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं और सैर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मियां इरफान साहब, इसमें देखें, बंद करना भी तो कोई हल नहीं है। मतलब इस तरह तजारत का मराकज़ बंद करना, बाजार बंद करना, वो जो गरीब लोग, वो जो जिनका गुजारा ही एक दुकान से या एक रेडी से या एक इस तरह के कारोबार से है, सर वो क्या करें? ये देखें, फिर वही बात है, ये बंद करना किसी चीज़ का हल नहीं है, ना हम चाहते हैं। आज जज साहब ने भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बंद कर दें। अगर आपने बंद भी करना है या उसको कोई टाइमिंग फिक्स करने हैं तो आप बैठ के पहले उनसे निगोशिएट करें। आप ताजे बरादरी से भी निगोशिएट करें, आप जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उससे भी निगोशिएट करें। लेकिन सर बात यह है कि सारी दुनिया में हमने ये देखा है कि मार्केटें 6 बजे बंद हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर मार्केट 2 बजे से पहले खुलती नहीं है, और रात 2 बजे तक किस लिए? वो देखें, हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस भी रहता है, एनवायरनमेंट भी सूटेबल नहीं है, और अब ये स्मोक का क्राइसिस भी आ गया। अब क्या टाइमली जब 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो सड़कों से ट्रैफिक का लोड कम होगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन का जो कॉज है वो बेसिकली कार्बन एमिशन है, जो ये जो व्हीकल्स हैं उससे, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, जो भी है। और अभी जैसा हमने कहा कि जब मैंने ऑर्डर किया था कि आप 20,000 बाइक्स नहीं देंगे, उस वक्त सबने कोर्ट का मजाक उड़ाया था। आप बताएं कि वो ही 20,000 बाइक इस वक्त सड़कों पे है, और वो सब के सब कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस पोल्यूशन में इजाफा करने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फोर्स की जा सकती हैं, इस पे रोकथाम भी की जा सकती है। लेकिन फिर वही बात, हमें खुद बहसीयत कौम बहुत सारी ऐसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि जिसके बाद हम समझें कि ये हमारा मुल्क है, ये एनवायरनमेंट हमारे लिए है, ऑक्सीजन को हमने इनहेल करना है। फिर इसमें बेहतरी आने शुरू होगी। आपके बच्चों को क्या अच्छा नहीं है कि वो स्कूल भी जाएं टाइम से, आप दुकान भी टाइम से खोलें, बजाय इसके कि स्कूल भी बंद हो जाएं, आपकी दुकानें भी बंद हो जाए। अगर आप बहसीयत कौम इन तमाम चीज़ों को जो कि मेजर्स लेनी चाहिए खुद ही ख्याल कर लें। आप ना जलाएं फसलों की बाक़ियात, आप गाड़ी गैर ज़रूरी तौर पर ना करें। आप 3 माह हो गए हैं, मसलसल एक ऑर्डर हो रहा है कि जितने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कहा जाए कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं, लोगों को अलाउ ना करें कि वो बच्चे गाड़ी पर छोड़ने के लिए आए। अब होता ये है कि पेरेंट्स उसका फ़ायदा देखें ना मियाँ साहब कितना होगा। जैसे आज जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वही जो एक गाड़ी में 50 बच्चे होंगे तो वो 60 से 100 गाड़ियों का कमी आती है सड़क पे सिर्फ एक बस की वजह से। तो जब 60 गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी, एक बस निकलेगी, और उसमें भी कोशिश की जाए कि आहिस्ता आहिस्ता, अभी हम नहीं कहते कि इमीडिएटली उसको इम्पोज कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, इलेक्ट्रिक बसेस आ जाए। और दूसरी बात है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करे। मैं अगर DHA रहता हूँ और मुझे DHA से लाहौर हाई कोर्ट तक एक अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाए, को अच्छी बस सर्विस या अच्छी को ट्रेन सर्विस, तो मैं कभी भी अपनी गाड़ी लेके नहीं आऊँगा। और यही चलता है सारी दुनिया में। आप इंग्लैंड देख लें, आप फ्रांस देख लें, आप अमेरिका देख लें, न्यूयॉर्क में ट्रैफिक का इतना दबाव होता है कि अगर अपनी गाड़ी पे जाएं तो जहां आपने पहुंचना आपको 3-3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ट्रेन को। लंदन का ट्रैफिक लोड इतना ज़्यादा है, आप देखें कि उसकी जो ट्रेन है उस पर ज़्यादा रश होगा एज़ कम्पेयर टू रोड पे। जितना ज़्यादा ट्रेन स्टेशन के करीब घर है उतना वो महंगा है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी कर दे, स्कूल कॉलेजेस जैसे पूरी दुनिया में येलो बसेस मशहूर है, उसकी एक रिस्पेक्ट है बाकायदा, वो येलो बसेस बच्चों के लिए हो जाए, और जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बसें चलें, सुबह वो एम्प्लॉयज़ को उठाएं और शाम को उनको ड्रॉप कर दें। उसके 2 फायदे होंगे। एक जो ये दरमियान में किक मार के गायब हो जाते हैं ना सरकारी मुलाजिम, अटेंडेंस मुकम्मल होगी, उनको पता होगा अब मैं दफ्तर आ गया हूँ, मैंने अब 5 बजे निकलना है, बंक करना रुक जाएंगे, बच्चे भी बंक करना रुक जाएंगे। स्कूलों कॉलेजों में ये देखें, यूनिवर्सिटियों में जाने वाले बच्चे अक्सर बंक करते हैं। देखें उन बसेस की खूबी होती है, ये जो जितनी येलो बसेस है ना, ये इनमें सर्विलेंस कैमरास लगे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो इजाज़त नहीं देंगे। ख़ासतौर पर बेटियों के मामले में लोग बड़े टची होते हैं कि हमने अपनी बेटी को नहीं बिठाना बस में। भाई ये आपको अगर कौमी तौर पे सोचें
तो ये सारी दुनिया में यही निज़ाम है। एक तो हमारे यहाँ बहुत अजीब बात है कि अगर एक स्कूल पसंद आ गया, मतलब ISL पसंद आ गया, तो लोग DHA से भी और जौहर टाउन से भी और शेखुपुरा से भी ISL में ही बच्चे को छोड़ने आ रहे हैं। सारी दुनिया में आपकी हर इलाके का एक अलग स्कूल है और सिर्फ उस कम्युनिटी, उस इलाके के रहने वाले लोगों को वहाँ पर दाखिला मिलता है। सर इसमें भी तो हुकूमत का ही जो है ना, ये देखिए, ये सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाना है, सिस्टम बनाया है, सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया। यहाँ पे एक जो सब्जी फरोश है उसका बच्चा टाट वाले स्कूल में पढ़ रहा है और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके बच्चे AC वाले कमरे में बैठे हैं, तो इस पे क्या कौन देखेगा? खुद डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर, हमने लोगों में एक तफरका परवान चढ़ाई। हमने पहले इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल, अब उससे अगली क्लास में चले गए। अब एक अलग कैटेगरी, एक अलग क्लास आम एजुकेशन जो मैट्रिकुलेट या FSC है, और उसके बाद O लेवल, A लेवल, और अब एक थर्ड एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, वो एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक स्टेटस सिंबल है। लोगों को बताना है कि मेरा बच्चा स्टेटस कॉन्शियस फलां जगह पर पढ़ता है, और उस स्टेटस कॉन्शियस लोगों ने ये भी बताना है कि मैंने अपने बच्चे के लिए गाड़ी डिप्यूट की है। वो गाड़ी सुबह जाती है बच्चे को लेके, सारा दिन वहाँ खड़ी रहती है, शाम को आती है। अब मुझे बताएं कि ज़्यादातर आपको वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। क्या सरकार पूछ नहीं सकती कि गाड़ी इतनी फारग थी कि सारा दिन स्कूल के बाहर खड़ी रही सिर्फ एक बच्चे के लिए जो पहली या दूसरी क्लास में पढ़ रहा है? हम बच्चे के लिए, हर बाप को, माँ बाप को अपने बच्चे के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन खुदारा कौम के साथ, कौम के बच्चों के साथ और अपने मुल्क के साथ भी थोड़ी मोहब्बत का जज्बा जगाएं। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। अगर आप आज सिर्फ इतना सेक्रीफाइस कर लें कि बच्चे के लिए गाड़ी निकालने के बजाय वो जो बस चल रही है उसमें बच्चे को भेजें, जिसको हमने बाकायदा उसका सिस्टम दे दिया है कि उसके अंदर सर्विलेंस कैमरा होगा, और उसका जो मेन जो होगी ऑपरेशन या जो सर्विलेंस होगी, वो एक सर्विलेंस रूम हमने कहा कि हर स्कूल अपना सर्विलेंस रूम बनाएगा, जिसमें हर वक्त वॉच हो रहा होगा कि बच्चे बस में सिक्योर हैं, सेफ है। वो घर से पिक करेंगे और घर तक छोड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम हो जाए तो आप देखें कि सड़कों से लोड कितना कम हो जाएगा, और वो ये आलूदगी की तरफ आएगी सारी बात। ये सब कुछ, आलूदगी भी कम होगी, ट्रैफिक का लोड भी कम होगा, फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होगी। बहसीयत कौम, बहसीयत मुल्क, हम जिस क्राइसिस से गुजरे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस हर बंदे को यहाँ करना है। मियां इरफान साहब, आज जज साहब ने ये भी बात कही कि आलूदगी में जो सबसे बड़ी वजह है वो हाउसिंग स्कीमें हैं। जी देखें, हाउसिंग स्कीमें बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि हमने दरख्त काट काट के, जंगलात को काट के कंक्रीट के जंगल उगा दिए। जिस जगह पे हरियाली थी, दरख्त लगे होते थे, वहाँ पर सब्ज़ा उगा होता था या फसलें उगती थीं, वो तमाम लोगों ने उसको ख़त्म करके वहाँ LDA से या जो भी उधर की अथॉरिटी से उससे एक सोसाइटी अप्रूव कराई, और उसको दिनों में बेच के अमीर होने के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। लाहौर में अर्बनाइजेशन ने इतना जुल्म किया है कि अब असल में ये जो स्मोग है ये उस वजह से ही है कि आप देख लें कि लाहौर के गिरदोनवा में कितने अब कोई ग्रीन एरिया रहा ही नहीं। ऐसे हर एरिया को ब्राउन एरिया करके उसमें सोसाइटियाँ। और मैं एक और आपको बात बता दूं, मैं खुद कमीशन पॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से, लाहौर में मौजूद 60% सोसाइटी जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, किसी भी अथॉरिटी से, ना LDA से, ना कारपोरेशन से, कहीं से अप्रूव्ड ही नहीं है। और इसमें बड़े 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 नाम आते हैं। जब हमने उसको खोला तो उस वक्त एक डायरेक्टर LDA थी, DG LDA खातून, वो भी बैकफुट पर चली गई कि नहीं जी हम इनको कुछ नहीं कह सकते। बड़े 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 नाम ऐसे थे आ गए। तो वो जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों से डरे जी, तो उधर आप क्या कर लेंगे? तो ये जो अर्बनाइजेशन का सिलसिला और ये जो जुल्म हुआ लाहौर के साथ, अब सोसाइटियां बन गई, अब कहते हैं जो उनके खिलाफ एक्शन लें। भाई जब उसने सोसाइटी डिक्लेयर की
जब उसने प्लॉट बेचना शुरू किया, जब उसने वहाँ डेवलपमेंट शुरू की, उस वक्त आप सोए हुए थे। ऐसे ही उस वक्त आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या इंतजामी गायब होती है उस वक्त? बंदे ही कोई नहीं होता। एक एक कोने का हिसाब है इनके पास, लेकिन वो हिसाब जो है ना वो सिर्फ पैसे लेने के लिए है। वो हिसाब किसी बेहतरी की तरफ नहीं जाता। आप इलीगल हाउसिंग सोसाइटी आज शुरू कर दें, आपके पास एक बंदा आएगा, वो कहेगा जी मैं जिम्मेदार हूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें, आप सोसाइटी बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, आपको जुर्माना हो जाएगा। उसको कोई भाई बात ये है कि उस ऑफिसर को भी और उस सोसाइटी बनाने वालों को जब तक आप कोई पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड से तो इनकम आती है साल बाद, और एक लिमिटेड से इनकम आती है जी। और सोसाइटी बना के आपको हर रात आपकी तिजोरी भरती है। इंस्टॉलमेंट्स चल रही होती हैं, अगर इंस्टॉलमेंट पे हैं, नहीं तो प्लॉट बेचते हैं, एक प्लॉट बिका, 2 गाड़ियाँ ले ली, खुद भी ऐश की, बच्चों को भी ऐश कराई। तो ये बड़ा लुक्रेटिव किस्म का काम शुरू हुआ था, लेकिन उस लुक्रेटिव काम की वजह से आज लाहौर के ये हालात हैं कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है और रहना भी मुश्किल है, और ये आगे फ्यूचर में मज़ीद बढ़ता जाएगा अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे। मियां इरफान साहब, देखें, लाहौर पूरी दुनिया में एक नाम था लाहौर का, और मशहूर था यहाँ के ख्वाबों के हवाले से, और इसको बागों का शहर लाहौर कहा गया। बागों का शहर लाहौर का, लाहौर के साथ डिक्लेयर किया जाता था कि बागों का शहर लाहौर है, और पूरी दुनिया में ये बागों के शहर लाहौर के नाम से मंसूब था और मशहूर था। और आज यही लाहौर पूरी दुनिया में आलूदगी के एतबार से नंबर 1 पर आ चुका है। तो ये कितनी अफसोसनाक और हमारे लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये हैरान कुन और परेशान कुन बात है। इसको कैसे हम सर, बात ये है कि लाहौर नंबर 1 ऐसे नहीं आया, हमने बहुत मेहनत की इसको नंबर 1 लाने से। ये पिछले 2-3 सालों से ना ये दूसरे तीसरे नंबर पे था, तो हमें तो ये बर्दाश्त ही नहीं है कि हम दूसरे तीसरे नंबर पे क्यों हैं। तो हमने बड़ी मेहनत की इसको नंबर 1 पे लाने के लिए। हमने हर वो काम किया जो कोर्ट ने मना किया जी। हमने हर वो काम किया जो कानूनन मना था। अदारे सोए पड़े थे, आज कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया इस बात पे कि आपकी इंतज़ामिया की तरह आप क्या प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे नज़र आए कि आप सीरियस है इस मामले में। बिल्कुल भी नॉन सीरियसनेस शो किया आपने। आप आराम से सोए पड़े हैं, या मेजॉरिटी जो अपर क्लास है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, या लाहौर में नहीं है, या पाकिस्तान में नहीं है। तो जज साहब ने बाकायदा इस चीज़ का इजहार किया है। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है कि कौन इस वक्त कहाँ बैठा है। अगर हम बैठे हैं, कोर्ट बैठी है, वकला आए हुए हैं, नुमाइंदे आए हुए हैं चैनल्स के, तो मुझे बता दें कि आज ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ना चीफ सेक्रेटरी साहब थे, ना एडवोकेट जनरल थे, मतलब कोई भी अदारा जो इन चीज़ों का जवाबदेह है या जिम्मेदार है, उन्होंने आज कोर्ट में आना ही गवारा नहीं किया, जिस पे जज साहब ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है इमरजेंसी की, इनको तो चाहिए 24 घंटे काम करे, संडे को भी करे। संडे उन्होंने कहा ना कि मैं तो इतवार को अदालत लगाने लगा था। मैं खुद अदालत इतवार को लगाना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता था कि ये यही करेंगे कि जी आज तो छुट्टी थी तो आज इस तरह था। आप देख ले, जुमे वाले दिन केस लगा हुआ था, जुमे से आज मंडे को आया, अब मंडे से कल पे चला गया। अब वो कहते हैं कि जी मैंने डे टू डे हियरिंग करनी है और मैंने प्रोग्रेस पूछनी है आपसे जी। लेकिन फिर वही बात कि ये अदालत का काम नहीं है। क्यों अदालत मजबूर हो जाती है? लेकिन अगर अदालत ना हो, थोड़ी सी इंटरेस्ट ना इसमें डाले अपनी, अदालतें ना हो तो शायद बिल्कुल ही कोई परेशान हाल ही कोई नहीं है, पूछने वाले ही नहीं है। ये अदालतें इंटरफेयर करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं मामलात में, तो फिर ये जागते हैं, फिर थोड़ी सी दौड़ लगती है। माजी में भी देखें मुख्तलिफ इंतजामी जो मामलात हैं उसमें अदालत ने नोटिस लिया, अदालत हुक्म देखें। लोग अदालतों को बड़ा बुरा भला कहते हैं कि जी ये कोई काम अदालत का करने वाला। भाई जब इंतजामिया नहीं कर रही, जब हुकूमत नहीं कर रही, तो फिर अदालत क्या करे? अदालत ने तो लोग साइलेंट सुना है कि 3 साल की बच्ची ने भी एक केस कर दिया जी। ठीक है, वो क्यों किया? इसलिए कि अदालतें इन्वॉल्व हों, अदालतें इंटरफेयर करें और मामला किसी बेहतरी। सर ये जो 3 साल की बच्ची ने केस की थोड़ी तफसील बताइएगा नाजरीन की। देखें, वो 3 साल की बच्ची ने खुद तो केस नहीं किया, वो थ्रू गार्डियन ही किया, लेकिन ये एक तरीकाकार होता है तमाम महज़म माशरे का। उसमें बच्ची ने ये प्लीड किया है कि जनाब मेरे लिए ये नुकसानदेह है, ये माहौल, ये एनवायरनमेंट। उसने बेसिकली एक
प्रेसिडेंट सेट किया कि बच्ची प्रोटेस्ट कर रही है, शर्म दिलाई है, वैसे शर्म दिलाई है अगर आ जाए किसी को तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम शर्म खाना नहीं चाहते। अब वो तो अब किया किसी ने केस, अच्छा है, मुझे पसंद आया कि उन्होंने कहा कि 3 साल की बच्ची ने केस किया, लेकिन ये केस हारून फरूक तो पिछले 7 साल से चल रहा है। 7 साल में भट्टों के ऊपर ऑर्डर किया कि तमाम भट्टे या तो डिमोलिश कर दिए जाएं या फिर जिगजैग टेक्नोलॉजी। अभी भी बगैर जिगजैग के आज भी डिस्कस हुआ है। शाहिद करीम साहब ने कहा मैं मुल्तान से आ रहा था कोर्ट करके, रास्ते में मैंने 3 भट्टे देखे और मैंने उसी वक्त कंप्लेन की। देखें, ये वही शख्स करता है जिसके दिल में दर्द हो। शाहिद करीम साहब को भट्टों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ का तो दर्द है कि ये हमारे इस मुल्क की आबो हवा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं देती थी उनको बंद किया गया, पैरालिसिस प्लांट्स को बंद किया गया। जो सबसे ख़ास चीज़ थी, ये जो कसूर में टेंडर्स वाले इसको रिड्रेस किया गया और उसमें इस हद तक नुकसान हो रहा था कि वहाँ का पानी इतना आलूदा हो गया था कि जो आगे बच्चे पैदा हो रहे थे वो एबनॉर्मल हो रहे थे। सर, कसूर टेंडर्स की बात कर लें तो ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है कि उसके जो जहाँ से वो पानी गुजर रहा है, जो करीबी जो वहाँ पे गांव हैं या मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियाँ, आपने जैसे बताया कि माजूर पैदा होने लग गए हैं या मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदाइशी उनको लगनी शुरू हो गई हैं। देखो, पानी गुजरने का इशू नहीं होता, इसको ज़रा बड़ा आसान सी बात है। आप आज यहाँ बाहर किसी कच्ची ज़मीन में अगर पानी खड़ा कर देंगे ना तो उसने अल्टीमेटली ज़मीन के अंदर समाना है। अब इशू ये बना है कि इस वक्त जो कसूर का पानी है उसका आर्सेनिक रेट इतना हाई है कि वो किसी तौर पर भी पीने वाला पानी रहा ही नहीं। वो टेंडरीज वालों ने अजीब काम किया। उन्हें जब कोई गट्टर नहीं मिला, कोई बहाने के लिए जगह नहीं मिली, तो उन्होंने वहीं बोर करके सारा पानी ज़मीन के अंदर डाल, कुएं खोद के उसमें डाल दिया, बोर करके उसको अंदर डाल दिया कि ये पानी ज़मीन के अंदर चल जाएगा, खुद ही फिल्टर हो जाएगा। भाई वो फिल्टर नहीं हुआ, उसने ज़मीन ज़ेरे आप जो पानी है उसको भी लुदा कर दिया और उसका अल्टीमेटली नुकसान हुआ कि पूरे कसूर के इलाके में इस वक्त जो पानी है वो इंसानी पीने के लायक नहीं है। और उससे आगे बच्चों में अब एबनॉर्मलिटीज आती जा रही हैं और वहाँ स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो लोग नहाते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम है, जो पीते हैं उनको और बीमारियाँ आएंगी और बच्चों में एबनॉर्मलिटीज आती। जब बच्चों में एबनॉर्मलिटीज आई तो बाकायदा यूएफओ ने, यूनिसेफ ने ये जब सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ टेररिस्ट की वजह से हो रहा है, जिसमें शाहिद करीम साहब ने ही उस पर एक्शन लिया, टेररिस्ट को बंद किया। अब उन्होंने बाकायदा वहाँ के डीसी को ऑर्डर किया हुआ है कि इनके साथ नेगोशिएट करके ये इस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जितने भी इनके वेस्ट वाटर आ रहा है उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा के फिर इसको दरिया में फेंकें, बगैर ट्रीट किए इनको ना फेंकें। लेकिन वो मामला चल रहे हैं, वो एक सेपरेट प्रोसीडिंग है। टैलरीज अभी भी चल रही हैं, पूछने वाला है कोई नहीं। टैलरीज बहुत अर्सा बंद भी रखी, फिर वो आए, उनका कि ठीक है मकसद हमारा किसी कारोबार को बंद करना नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि एक तो कानून मौजूद है, लेकिन कानून पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? गवर्नमेंट ने। हाई कोर्ट से जज ने उठ के जाके कसूर नहीं देखना, हाई कोर्ट से जज ने उठ के जाके तो ये जो बटा ये बंद नहीं करना। हर एक काम के लिए अदारा भी मौजूद है और उस अदारे में मुलाजमीन भी हैं। अब होता सिर्फ इतना है, जो आज मैं भी कह रहा था कि इस प्रोसीडिंग का जो फ़ायदा है ना वो शायद हमारे जगह उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके रेट बढ़ जाते हैं। वो जहाँ पहले 100 रुपये लेते थे अब वो 1000 रुपये मांगते हैं। ये रेट बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा, मेरा मतलब कि जब चीज़ बंद नहीं हो रही तो हम तो यही सोचेंगे और यही इल्ज़ाम लगाएंगे ना कि वो बजाय उस चीज़ को बंद करवाने के, उस आलूदी धुआं देने वाली फैक्ट्री को बंद कराने के, वो जाके कहता है कि भाई अगर काम करना है तो आप मुझे इतने पैसे दोगे। जो कि आज बड़ी शदीद शिकायत आई, एक शहरी आया हुआ था, उसने इस हद तक अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, उसने कहा जी ये जो पैरालिसिस प्लांट चल रहे हैं, जो ये टायरों को जला के उसमें से तेल अलग करते हैं और तारे अलग निकालते हैं, उसका धुआं इतना मुज़र सेहत है, इतना मुज़र सेहत है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता।
बहुत और खतरनाक वो बात है। सारे प्लांट आज के दिनों में काम कर रहे हैं, उसके वीडियो बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं। और बंदे ने सिर्फ एक बात की, उसने कहा जी इससे बेहतर है कि आप हम पे बम मारे और हम एकदम मार दें। मर तो हमने जाना ही है। उन्होंने कहा कि हमारे घर के फर्श भी काले हो गए हुए हैं, हम बाहर कपड़े सूखने के लिए डालें तो वो जब हम उसे उतारते हैं तो वो कपड़ा भी काला हुआ होता है, वो सिर्फ उस काले धुएं की वजह से जो वो टायर के चलाने से पैदा हो रहा है, और वो बहुत खतरनाक है। सारी दुनिया में तो अब इस पर वैसी पाबंदी लगा दी है। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि कतर ने अपने रेगिस्तान में करोड़ों के हिसाब से टायर डंप किए हुए, और वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ सिर्फ ये पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप इसको उठा के ले जाएं यहाँ से। वो क्या है, वो हम ले आएंगे, यहाँ पर जलाएंगे, उसकी तार अलग कर लेंगे, उसका ऑयल अलग निकाल लेंगे, ऑयल अलग बेच देंगे, तार अलग बेच देंगे। अब वो पैसे दे के हमें बेच रहे हैं। इरफान साहब, उसका जो नुकसान होगा हमें और हमारी आने वाली नस्लों को, सर ये किसने सोचा? पहले नंबर पे लाहौर, ये किसने सोचा? देखिए अभी हमने एक डेलीगेशन से मीटिंग की जो बीजिंग से आया था जी। पहले ये इशू बीजिंग में भी बहुत ज़्यादा था, पहले नंबर 1 पे बीजिंग हुआ करता था। हमने उनसे पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी हमने 2 ही काम किए। एक तो उन्होंने बीजिंग के इर्द की जितनी इंडस्ट्री थी ना उसको शिफ्ट किया वहाँ से, अच्छा, रीलोकेट किया, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया रीलोकेट कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने अर्बनाइजेशन रोक दी। अब ये वो 2 काम है जो हम करते हैं। चले हम रीलोकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्बनाइजेशन को थोड़ा हम ब्लॉक करें, उसको रोकें। देखिए हमें ये नहीं समझ आती ये लाहौर की हद तक है कि लाहौर जो है ना वो इस तरह ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। बहुत सारी दुनिया में जगह ऐसी हैं जिन पे उन्होंने अब बॉर्डर लाइन खींच दी है कि इससे बाहर शहर नहीं जाएगा। वहाँ पर अब हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें लोग समा जाते हैं एक ही जगह पे। लेकिन हमारे तो यहाँ पर आदत है कि हमारा 2 कनाल का घर ही होना चाहिए, हमारा लॉन भी बड़ा होना चाहिए। या अब एक नया ट्रेंड जो चला है फार्म हाउसेस का, अब ये फार्म हाउसेस सारी वही जगह हैं जो यहाँ पर पहले खेती बाड़ी ग्रीनरी थी सारी, दैट इज अ ग्रीन एरिया। अब वो अभी तक ग्रीन एरिया है, लेकिन फार्म हाउस बनाने का पाबंदी नहीं है। बॉर्डर एरिया के साथ सारे फार्म हाउसेस बन गए, बिल्कुल बॉर्डर के साथ तक। अब आप जो रेंजर्स की चौकी है उसको क्रॉस करें, वहां पर भी फार्म हाउसेज है। तो मेरे ख्याल के कुछ अर्से तक शायद इंडिया वालों से भी अगर कोई हमारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अब इधर जगह कम पड़ गई तो हमें उधर थोड़ी सी जगह दे दें। तो अब जैसे ये DHA सारा बॉर्डर के साथ साथ है, मैंने कई दफ़ा सोचा है कि यार, लेकिन मुझे समझ आई कि नहीं ये बिल्कुल प्लान बनाया है, क्योंकि बम का गोला जो है ना वो DHA पार करके गिरेगा। प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो ये जितने भी ये एरिया डेवलप हुआ है बॉर्डर के साथ साथ, ये गलत है, आपकी जंगी लिहाज से भी गलत है। क्योंकि जहाँ पर ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर किसी दौर में चौकियाँ होती थी ना, सर्विलेंस चौकियाँ, मोर्चे जिन्हें कहते थे, मोर्चे होते थे, वहाँ पर इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज बन गई। तो ये कोई रोकने वाला नहीं है, कानून नहीं है, बात फिर वहीं आ जाती है। बात ये है कि अगर तो आपने अपना चैनल बंद कराना तो मैं भी बात कर रहा था कि बात ये है कि जिन्होंने रोकना है वो खुद ही ये बना रहे हैं, और उनका अपना कानून है। वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, तो लाठी भी उनकी है तो फिर भैंस भी उन्हीं की हुई ना। तो वो अपनी लाठी से सारी भैंस एक ही लाठी से हाँकी जा रहे हैं, और उनकी मर्जी है वो स्याह करें सफ़ेद करें। हम क्योंकि उनके महकूम हैं तो हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा सर इसमें ये बताइएगा, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के तवज्जुह से शहरियों को, हमारे नाजरीन को, आवाम को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि स्मोक से बचने के लिए और स्मोक के तदारक के लिए, स्मोक के ख़ात्मे के लिए वो अपना किरदार किस तरह से अदा करें? देखिए बड़ी आसान सी बात है। एक तो आजकल तो क्योंकि इतना हैज़र्डियस हुआ पड़ा, कोशिश करें कि कम से कम निकलें बाहर, कोई ज़रूरी काम है तो निकलें, और वो भी मास्क पहन के निकलें। बच्चों को परहेज़ करें कि वो छुट्टियां स्कूल में इसलिए ही की गई हैं कि बच्चों को बचाना है हमने इस मामले से। दूसरा, खुद अपने तौर पे अगर आप मॉरली भी देखें, अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, आपकी बाइक धुआं दे रही है, तो खुदारा कुछ पैसे खर्च करके उसको ठीक करवा लें, ताकि आप कंट्रीब्यूट ना कर रहे हों उस माहौल की आलूदगी को ज़्यादा आलूद करने में। और देखिए ख्याल आपने अपना रखना है,
बच्चों का भी रखना है, अपना भी रखना है। आप जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपके अंदर ही जा रहा है। और मैं पहले कह चुका हूं कि अब रिसर्च आ गई है कि ये जो स्मोक है ये लंग कैंसर का सबब बन रही है। ये आंखों की बीमारियां, ये नाक की आंखों की बीमारियां, कान की बीमारियां, ये बीमारियां, जिल्द की स्किन, बीमारियां, जिल्द की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, तो मतलब ये मल्टीपल डिजीजेस का सबब बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा अरसा जिंदा रहें तो इसका ख्याल आपने खुद रखना है। आपने खुद अपने आप को अंदर से देखना है कि आप कहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपने ही सोचना है कि मैं इसमें कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। जिस वक्त हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि ये मेरे लिए नुकसान है और मैंने इसमें बेहतरी लानी है, दूसरा ये है कि कम से कम हर घर, चाहे वो 5 मरले का है, वो 2 पौधे, 2 दरख्त लगाए। वो मतलब कोई डेकोरेशन वाले को पाम या कोई इस किस्म की नहीं, बकायदा 2 दरख्त लगाए। सबसे बेहतरीन दरख्त है नीम का। नीम का जो दरख्त है वो नेचुरल एयर प्योरीफायर है, वो मक्खी मच्छर से भी बचाता है। और नीम का दरख्त पहले गांव वगैरह के एरियाज में बहुत ज्यादा होते थे, अब तो उधर भी ये बहुत जैसे, बल्कि इसी से मुझे याद आया कि आपको पता है कि पूरे पंजाब में टोटल 11,000 टाली रह गई। जो शीशम का दरख्त, शीशम तो खत्म नहीं हो गया नहीं, हाँ जी, सिर्फ 11,000 उस दिन हमारे पास रिपोर्ट आई है। अब वो भी इंडेंजर स्पीसीज में आ गया है। और वो ये फर्नीचर बनाने वाले उसको काट गए। और असल बात है काटें लेकिन लग भी नहीं ना रहे, या तो लगाएं भी। दरख्त तो लगाने का रवाज ही खत्म हो गया। अब तो वो एक बनावटी से पौधे, घर बनाता है बंदा, वो जाता है नर्सरी के बाद, वो बड़े खूबसूरत से कोनूस को कटाई वाले बस लगा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बल्कि कोनों का आपस का तो नुकसान है कि जितना वो पानी चूसता है ना, वो कोई और चीज़ चूसती नहीं है। इसलिए वो उन इलाकों के लिए ज़रूरी थी जहाँ पर बेसिकली कलर होता था, तो वहाँ पर लगा देते थे। लेकिन हमने शहरी ज़मीन में लगा के ज़मीन का पानी सारा जो है ना, वो उसकी वजह से ख़त्म कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऐसे पौधे हैं उन पर पाबंदी लगाएं, जो सेहत अफजा पौधे हैं, दरख्त हैं। जैसे देखें, हर गांव में, हर इलाके में एक बोर्ड का दरख्त हुआ करता था और बड़ा मशहूर था, फलां बोर्ड। उसके नीचे बैठ के शाम, चौक का नाम मशहूर होता था, मजांग का बोर्ड वाला चौक आज भी मशहूर है। वो बोर्ड है या नहीं है, लेकिन उसका चौक मशहूर है। तो बाद ही कि उस बोर्ड के नीचे बैठ के शाम के टाइम लोग बैठ के गप्पे लगाते होते थे। हमने खुद ताश खेलते देखा है, लूडो खेलते देखा है। हाई कोर्ट में देख लें बोर्ड वाला, हाई कोर्ट में देखें बोर्ड है, वो आज तक मौजूद है। और वो पिछले दिनों एक बोर्ड गिर गया था, उसको जिससे हमने दोबारा सिक्योर किया है, बाकायदा एक्सपर्ट्स मंगवा के उसके इर्द गिर्द हमने दीवार खड़ी करके उसको सिक्योर किया। तो ये बोर्ड जो है, इसकी अपनी एक तारीख है। और हाई कोर्ट के तो हर बोर्ड ने यहाँ पर वो कुछ देखा है जिसकी अपनी एक तारीख है। तो ये बोर्ड का दरख्त, टाली, शीशम, नीम, ये वो दरख्त हैं जो यहाँ के लोकल दरख्त। बजाय कि वो इम्पोर्टेड दरख्त लगाने के, अगर हम लोकल दरख्त लगाएं तो शायद हम इस माहौल में बेहतरी का कोई सबब पैदा कर सकते। जी नाजरीन, आप भी अपने घरों में 2-2 दरख्त लगाएं, कम से कम 2 दरख्त लगाएं, और यही पैगाम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दें और उनसे डिमांड करें, उनसे कहें कि इस फ़ज़ा को बेहतर करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमने दरख्त लगाने हैं। और इसके अलावा अपनी गाड़ियाँ और वो फैक्ट्रियाँ और वो तमाम कारोबार, वो तमाम चीज़ें बंद कर दें जिसके बायस फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो पैदा हो रही है, या जो चीज़ें फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रही हैं उन चीज़ों को बंद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और माहौल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार भी लाजमी अदा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।